नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में हम 5 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा चुके हैं और 4 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन वीडियो भी आपको उपलब्ध करा चुके हैं। दोस्तों, आज ये मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन वीडियो है, ठीक है। काफ़ी दिन से इसकी डिमांड हो रही थी कि सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया जाए, तो आज हम सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताए जाएंगे और आपने जो प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, आप अपने प्रश्नों को मैच भी कर सकते हैं कि आखिर आपने कितने प्रश्न सही किए। और साथ ही साथ आप अपना स्तर भी जान सकेंगे कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न मैंने दिया था आपको, -125/216 का घनमूल क्या होगा। तो -125/216, देखो -125 मैंने बताया था कि अगर माइनस का घनमूल निकालेंगे तो माइनस ही आएगा। 125 का घनमूल होता है 5, 216 का घनमूल होता है 6। तो यहाँ पर जो आपका -5/6 जो भी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर बता दूँ कि जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। समझ गए बात को। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, शंकु की तिरछी ऊंचाई होगी यदि ऊंचाई 4 और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, L बराबर √h² प्लस r²। तो h कितना है इस प्रश्न में, h यानी ऊंचाई कितनी, 4²। आर कितना यानी त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो 3²। अब आप जानते हैं कि 4² होता है 16, 3² होता है 9। 16 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो 25 जब अंडर रूट में होगा तो इसका उत्तर आएगा 5। तो यहाँ पर जो तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, साइन ए बराबर 2/5, कॉस ए बराबर 3/5, तो टेन ए की वैल्यू निकालो। देखो मैंने आपको कई बार बताया टेन की वैल्यू कितनी होती है, साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर टेन ए की वैल्यू पूछी जा रही, तो साइन ए बटे कॉस ए कर ले। तो साइन ए की जो वैल्यू है 2/5, कॉस ए की वैल्यू है वो है 3/5। तो ये 5 कट जाएगा, इसका उत्तर आएगा 2/3। उम्मीद करता हूँ सही से उत्तर आप समझ गए होंगे इसका क्या उत्तर आ रहा है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, x² - 16 बराबर 48, x का मान बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 16 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x² 48 + 16, और जब 48 + 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। x² बराबर 64, तो स्क्वायर हटेगा, √64 हो जाएगा। 64 अंडर रूट में है तो इसकी वैल्यू होगी 8। तो x बराबर कितना आ गया, 8। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो सारी बातें क्लियर रूप से समझते चलिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा है, सीधा सिंपल सा जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 142, 144, 148, 151, 152, 153, 155 की मध्यिका ज्ञात करनी। देखो जब नंबर्स ज़्यादा ना दिए हो, थोड़े से दिए हो, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर दिए हैं तो आपको क्या करना है, 7 नंबर यानी ये भी देख लेना है कि ये संख्या कितनी विषम है। 7 पद आ रहे हैं यहाँ पर यानी विषम आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके बीचों बीच की संख्या होगी, यानी 3 अगर इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें, इनको छोड़ दिया जाए तो जो बीचों बीच की संख्या मिलेगी वही आपकी मध्यिका होगी। अगर आप इसको पूरा फॉर्मूले से ट्राई करके देखेंगे तब भी आपका 151 ही उत्तर आएगा। यहाँ पर कितने पद हैं, 7 पद हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विषम वाला, n+1/2। तो 7 + 1/8, 7 + 1 हो जाएगा 8, और 8/2 करेंगे तो आएगा चौथा पद। चौथा पद यहाँ पर क्या है, 151 ही है। यहाँ पर चाहे आप पूरा सॉल्व करके निकालें, चाहे आप इसको अरेंज कर लीजिए और बीचों बीच का पद ले लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना हुआ है, 151। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर
त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा गया है। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब यहाँ पर r की जगह त्रिज्या की वैल्यू रख दो 6 सेंटीमीटर, h की जगह ऊंचाई रख दो 14 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहाँ पर है आपका 6, एच है आपका 14। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14, ये 2 और 22 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, और ये 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12। तो 44 गुणे 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। क्लियर हो गई बात। ये कितना आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है x + 2y, ये लिख दिया मैंने, x + 2y = 5। दूसरा है x + 3y = 7। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे के चिन्ह बदल दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो x x कट जाएगा, 2y - 3y हो जाएगा माइनस का y, 5 - 7 हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू ही केवल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर है। तालाब का परिमाप 132 मीटर है, व्यास पूछा जा रहा है। देखो जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी त्रिज्या होती है r और व्यास होता है 2r। ये चीज क्लियर है आपको। चलो ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तालाब का परिमाप कितना दे रखा है, 132। परिमाप बराबर 132। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr = 132। ये 2 और r इसको हम छुएंगे नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे। 2r और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 = 132। अब ये 22/7 बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो 7 नीचे डिवाइड में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो 22 ऊपर है ये वाला, ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। कुल मिलाकर कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, 2r = 132/22 × 7। अब 22 से जब हम 132 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 × 7 बराबर होता है 42। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2r की वैल्यू निकली वो 42 निकल आई, और जो 2r है वो आपका क्या है, वो व्यास है। तो यहाँ पर व्यास ही बताना था तो इसका व्यास ज्ञात करें, क्वेश्चन में लिखा गया था। तो व्यास आपका 2r है, और यहाँ पर 2r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 42। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 42 मीटर। अगला प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज में अंतःकोण और भुजाएं कितनी होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है। 4 अंतःकोण और 4 भुजाएं। समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं बताओ। समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। कई इसमें विशेषताएं हो सकती हैं। इनके चारों कोणों का योग 360 होता है। इनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस तरह की ढेर सारी समचतुर्भुज की विशेषताएं आपको मिल सकती हैं। 768 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। देखो जब वर्ग की बात आए, क्लियर, वर्ग की जब बात आए तो यहाँ पर चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, दोनों को एक ही तरह से हल करेंगे। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग पूछा जाए, यहाँ पर चाहे गुणा हो और चाहे भाग हो, दोनों को एक ही तरीके से हल किया जाएगा। ठीक है, जैसे 768 है, अब इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो 768 का आप जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देना शुरू करेंगे, 384 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 192 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 96 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 48 आएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 12 आएगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, और इसके बाद 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, 768 की जो कंडीशन बनेगी, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 × 3,
ये कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़े बनाना शुरू करें, वर्ग है तो जोड़े बनाने पड़ेंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। यहाँ पर 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 768 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं, 768 में 3 का गुणा करते हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो 768 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, देखो आपको जो उत्तर आएगा इसका, सिर्फ आपको इतना उत्तर लिखना है कि 768 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। बस इतना कर देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम इससे थोड़ा आपको आगे भी समझाने का प्रयास करते हैं कि 768 में 3 का गुणा कर देंगे तो वो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा 2304। क्लियर हो गई बात? 2304 है इसका पूर्ण वर्ग आ जाएगा। वैसे यहाँ पर निकालना नहीं, ये मैंने आपको अलग से बता दिया। ओके, चलो अब बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। साइन ए बराबर 5/13, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। देखो हमने यहाँ पर आपको साइन कॉस पढ़ाया है, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे रखी जाती वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक समकोण खींच लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर साइन ए बराबर 5/13, तो आपको मालूम है वो मैंने नियम बताया था, LAL KKA वाला। ठीक है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। साइन की वैल्यू होती है L/K, L/K। तो साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 5/13। L होता है आपका लंब, यानी लंब की वैल्यू है 5, K की वैल्यू है 13। ठीक, तो 5 हो गया लंब, कर्ण हो गया आपका 13। तो अगर हम ये आधार नीचे वाला निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो आधार हमारा निकल के सामने आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने यहाँ पर आधार को निकाल लिया है। यहाँ पर आपके सामने आधार 12 निकल के आ गया है। क्लियर हो गई बात? ये कैसे पूरा कैलकुलेशन हुआ ये आप अच्छे से जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने आधार निकाल लिया जो कि आ गया 12। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा गया है कि जो आपकी कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो जो कॉट ए की वैल्यू निकाल लो, टेन ए की वैल्यू निकाल लो और इसका स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही किया गया है, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली गई है जो कि हो जाएगी आपकी 12/5, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी A/L। देखो फिर से समझाता हूँ आपको, LAL KKA यही तो था। तो ये साइन की वैल्यू हो जाएगी L/K, कॉस की वैल्यू हो जाएगी A/K, टेन की वैल्यू हो जाएगी L/A। अब जो कॉट होता है वो टेन का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये A/L हो जाएगा। तो A आपका 12 था, L जो था आपका वो 5 था, तो 12/5 स्क्वायर माइनस 5/12 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है A² माइनस B², तो A प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी। आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 20,111/3600। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं कटने वाला तो एकदम ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, आपको 2 नंबर पूरा पूरा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। इसको हल करना है। हल करने का मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। देखो ध्यान से देखना इसको, ये रहा 3 और ये रहा 8। अब 3 और 8 का जब हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इस पर फोकस कीजिएगा। अब ये जो 10x है, अब 10 को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 10 आए और गुणा करने पर 24 आए। क्लियर हो गई बात? गुणा करने पर हमें चाहिए 24, जोड़ने या घटाने पर हमें चाहिए 10। तो अगर हम 10 को 6 और 4 के फॉर्म में तोड़ दें तो 6 चौको 24 मिल जाएगा और 6 और 4 जोड़ने पर 10 आ जाएगा। हो गया, सिंपल सा है, इसको हमने तोड़ दिया।
अब हमने 10x को 6x प्लस 4x में तोड़ दिया। अब कॉमन लेने की बारी आ गई। यहाँ से हमने लिया कॉमन, 3x² प्लस 6x में कॉमन क्या मिल सकता है? 3x मिल सकता है। जब 3x इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा x, 3x इसमें से कॉमन लेंगे बचेगा 2। ठीक है, कैसे कॉमन लेते हैं? 6x इसमें से 3x कॉमन ले रहे हैं तो x x कट गया, 3 दूना 6 तो 2 बचा ना केवल, तो वही यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया। ठीक, एक आपने कॉमन ले लिया, बाकी दूसरा कॉमन लेना बेहद आसान। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब बारी इसकी है। ठीक, प्लस 4x प्लस 8 की। तो ये जो x प्लस 2 था ये हमने कॉमन लिया था, इसी को सेम टू सेम उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। x प्लस 2 हमने उठाकर रख दिया। अब एक स्टेप आपको ऊपर देखना है कि यहाँ पर x था और यहाँ पर प्लस 4x है, यानी यहाँ पर प्लस 4x है और हमने अंदर x में क्या लिखा है? x लिखा है केवल। तो जब हम इसको काटना चाहेंगे तो x x कटेगा, बचेगा कितना? प्लस का 4। तो यही प्लस का 4 हमने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर रख दिया। देखो क्लियर हो गई होगी सारी चीज़। कितने आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। देखो अब इसके बाद क्या होगा? 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो। 3x प्लस 4 बराबर 0 और ये वाला x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। ये 4 बराबर के उस तरफ चला गया तो ये हो गया -4, और यहाँ से जब 3x को 3 से हटा, x से 3 को हटाएंगे तो ये -4/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर ये डिवाइड में आ गया। इसी तरह ये +2 था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो -2 हो गया। तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ पर निकल के आ गई, x बराबर -4/3 और x बराबर -2। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या करना है, मान लो वर्तमान आयु पिता की x, पुत्र की मान लो y। अब इसके बाद 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लो, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। और बोल रहे हैं 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 5, यानी y माइनस 5 का हमने 3 गुना कर दिया। ऐसा ही तो प्रश्न में लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो जो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले होगी यानी y माइनस 5, इसका 3 गुना करके पिताजी की आयु के बराबर कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व किया गया ये भी देख लीजिए। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं x और y। 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। ये 10 वर्ष बाद है। अब यहाँ पर जैसा प्रश्न में बताया जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु से पिता की आयु 3 गुनी थी, तो ये देखिए पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया गया पिता की आयु के बराबर। 10 वर्ष बाद बताया जा रहा है कि पुत्र की आयु 2 गुनी हो, पुत्र की आयु से पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो जो पुत्र की आयु है उसका 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, जो पिता की आयु होगी वो पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना कर दिया गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से इसको देखेंगे। ये 3 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 5 है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 का y में मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया गया 15 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, नंबर को एक तरफ कर लो, और यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो x y की वैल्यू एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो, यही इसमें करो यही इसमें करो, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। या तो फिर ऐसे कर लो, यहाँ पर क्या किया गया, देखो x की वैल्यू अलग से निकाल ली गई है। ठीक है, क्या किया गया है, x को एक तरफ रख के सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज दिया गया। 3y माइनस 15 और ये -5 इधर आ गया तो +5 हो गया। तो x की जो वैल्यू निकल आई 3y माइनस 10। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया, यहाँ पर भी x की वैल्यू एक जगह अलग रख दी गई है और बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ भेज दी गई हैं, तो 2y + 10 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 3y माइनस 10
बराबर 2y प्लस 10। देखो बराबर क्यों कर रहे हैं, देखो ये भी x है और ये भी x है, दोनों x है, इसीलिए इन दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि ये जो x है इसी x के बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो इन्हीं दोनों को बराबर कर दिया गया। इससे क्या होगा, इससे हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरह आपने इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वर्ष। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी रख दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 3y माइनस 10, तो y की वैल्यू 20 थी, 3 इंटू 20 माइनस 10 यानी 60 माइनस 10 बराबर 50। तो x की वैल्यू यानी पिताजी की वैल्यू कितनी आ गई, 50। पुत्र की वैल्यू y मानी थी हमने, तो वो आ गई आपकी 20। इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से ये पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर, अगर आपका भी इतना ही आंसर आया है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों बात करें मध्य वाले प्रश्न की, यहाँ पद दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, यहाँ पर मध्यिका आपको निकालनी है। आपको मालूम है जब मध्यिका निकालते हैं तो अगर सारणी वाला प्रश्न दे रखा है तो इसके लिए एक अलग से कॉलम और खींचा जाता है, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। पद और बारंबारता आपके प्रश्न में दे रखा है, संचयी बारंबारता का एक नया कॉलम खींचना पड़ता है। अब इसमें लिखते क्या क्या है ये देखिए, देखिए ये बारंबारता का पहला कौन सा है अंक, 3 है, तो ये 3 पहला समान रहता है। अब ये इसी 3 में इस 6 को जोड़ते हैं तो आता है 9। अब इसी 9 में 5 को जोड़ते हैं तो आता है 14, 14 में 6 को जोड़ते हैं तो आता है 20, और 20 में जब 4 को जोड़ते हैं तो आता है 24। तो यहाँ पर जो अंतिम संख्या होती है यही हमारी पद होती है। अब ये पद कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं पद सम है या विषम, तो आपको मालूम है 24 जो है वो सम है, तो हम यहाँ पर सम लिख देते हैं ब्रैकेट में। लिखने का ये अर्थ है कि बस हमें सामने से दिखाई देता रहता है, तो जो फार्मूला होता है हम उसमें गड़बड़ी नहीं करते हैं। हमने लिख दिया सम, मध्यिका का सम वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n कितना है यहाँ पर, यही है 24, तो यहाँ पर 24/2, 24/2 प्लस 1, 24/2 होता है 12वां, और 24/2 यानी 12 प्लस 1 मतलब 13वां। तो यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 12वां पद और 13वां। अब 12वां पद और 13वें पद की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो इसी सारणी से मिलेगी, इसीलिए संचयी बारंबारता वाला कॉलम बनाया जाता है। 12वां पद चाहिए और 13वां पद। अब देखो 12 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर आप देखिए 12 से जस्ट बड़ी, देखो 9 तो छोटी है, 14 12 से जस्ट बड़ी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 20 भी तो बड़ी है, 24 भी तो बड़ी है, ये ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें 12 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है। तो 12 से जस्ट बड़ी संख्या है 14, तो इसी का पद देख लीजिए, यानी 12वां जो पद आया वो आपका आया 6। अब इसी तरह हम 13वां पद देखेंगे, 13 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, यही है 14, इसका पद भी 6 ही है। तो 12वां और 13वां दोनों का पद कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 12वां पद 6, 13वां पद 6, तो 6 और 6 हो गया 12, 1/2 इंटू 12 मतलब मध्यिका बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। कैसे आया, 2 छक्के 12 और 6 कम 6, तो मध्यिका आपकी निकल के आ गई 6 आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 16 क्या है, ताश के पत्तों की गड्डी में एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा। देखो प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल कितने परिणाम, देखो ताश के पत्तों की गड्डी है, गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो नीचे कितना आ जाएगा 52। और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का हो। अब पूरी गड्डी में इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अगर कभी ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको 4/52 ना मिले, 1/18 मिल जाए, यानी इसको काट के 1/18, तो वो भी आपका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 2 पासे एक साथ फेंके गए, कुल परिणाम बताओ। देखो 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंके गए, तो यहाँ पर परिणाम आपके कितने निकलेंगे, 36। मैंने आपको बताया था एक पासा फेंका जाए तो 6 की पावर 1 परिणाम प्राप्त होंगे, 2 पासे फेंके जाएं तो 6 की पावर 2 परिणाम प्राप्त होंगे, 3 पासे फेंके जाएं तो 6 की पावर 3 परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर 36। तो यहाँ पर कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, 36 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रश्न है, पासों के ऊपरी फलक पर दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये आपको बताना है। देखो
दोनों में समान अंक आ सकते हैं, कैसे आएंगे? पहली बात तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो तो पता ही है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब दो पासों को एक साथ फेंका गया है तो नीचे तो 36 आएगा, क्लियर हो गई। अब ऊपर दोनों पासों में समान अंक आना चाहिए, तो दोनों पासों में समान अंक कैसे कैसे आ सकते हैं? पहले पासे में एक आ जाए, दूसरे में भी एक आ जाए, एक ये कंडीशन हो सकती है, दो दो की कंडीशन हो सकती है, तीन तीन की, चार चार की, पाँच पाँच की, छः छः की, यानी कुल मिलाकर कितनी कंडीशन हो रही? छः कंडीशन हो रही। तो यहाँ पर संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? छः, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। तो इसका प्रायिकता का उत्तर कितना आएगा? 6/36। दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई? अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, प्रायिकता का पूरा चैप्टर में फिर से पढ़ा दूंगा। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? देखो, मान लेते हैं मंदिर की संख्या कितनी है? x। किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यानी अगर मंदिरों की संख्या x मानते हैं तो प्रत्येक मंदिर में फूल कितने चढ़ाए जाएंगे? वो भी x चढ़ाए जाएंगे। यानी एक मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों की संख्या कितनी है? x। और मंदिर कुल कितने हैं? x। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि कुल टोटल फूल कितने चढ़ाए गए, तो x इंटू एक्स कर दिया जाए तो कुल टोटल फूल पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर x इंटू एक्स करने से फूल की संख्या तो पता चलेगी नहीं। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 1250 फूल हैं एक टोकरी में, और उसने कुल चढ़ाए कितने हैं? 8 टोकरी फूल, यानी 1250 गुणे 8। अब आपको मिल गए कुल फूल। तो यहाँ से वैल्यू निकल रही है x², यहाँ से वैल्यू कितनी निकल रही है? ये 0, 8 पंचे 40, 12 8 96 और 400, यानी 10,000 कुल फूल चढ़ाए गए। और यहाँ से वैल्यू निकल रही है x²। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 10,000। अब अंडर रूट 10,000 करेंगे तो ये आएगा 100। यानी उस नगर में कुल मंदिर कितने हैं? कुल मंदिर हैं आपके 100। यहाँ पर आप इसको कैसे किया गया ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरा आपको क्लियर टेक्स्ट दे दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक टोकरी में फूल 1250, 8 टोकरी में फूल कितने हो जाएंगे? 10,000। मान लेते हैं नगर में मंदिर x हैं तो प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाए गए x। इस तरह नगर में स्थित सभी मंदिरों में कितने फूल चढ़ाए गए? 10,000। और यहाँ पर x इंटू एक्स करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो नगर में मंदिर कितने हो गए? 100। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज में दो विकर्णों की माप 15 व 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि 18 प्रश्न मैंने आपको करके दिखाए, अब एक प्रश्न आपको अपने आप से करना है। अब दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने उत्तर सही हुए, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा। कुछ ही देर में एक दूसरा मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग करना बाकी है। रिकॉर्डिंग करते ही मैं आपको वो मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।